बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज जो सारा जो प्रोग्राम है वो हम बजट पे करने जा रहे हैं और मुख्तलिफ जो ताजर बरदरी है उसके ख़यालात से आपको आगाह करेंगे। अच्छा, कराची के ताजरों का, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो कुछ ताजिर हैं उनके जो कमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं, वो अपने नाज़रीन को सुनाएंगे। वो पहले सुना लेकिन दें फिर ये जो अहम ताजिर नुमा हैं वो क्या कह रहे थे वफाकी बजट पे, पहले देखते हैं। महंगाई का मामला वो डिस्कस नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला आटा और चीनी का है। अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ों पे इस वक्त हाथ डाला जाए, जो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट में बहुत सारे उनके लोग बैठे हुए हैं, अगर वहाँ एक्शन लिया जाए तो 30 से 35% रेट फौरी तौर पे कम हो सकते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा स्टेप नहीं लिया जा रहा और इसको थोड़ा डिले किया जा रहा है। और जब तक जो है एक मिडिल क्लास जो आपको तबका है उसका बुरा हाल हो जाएगा। हाँ, कुछ अनाउंसमेंट है, जैसे मिनिमम सैलरीज जो है वो 20,000 होनी चाहिए। वो बिज़नेस कम्युनिटी को भी चाहिए कि मिनिमम 20,000 करें, क्योंकि बहुत सारे लोग उस पर चलते नहीं हैं और 15 से 16,000 रुपये दे रहे होते हैं। तो वैसे चीज़ें अच्छी नज़र आ रही हैं और मज़ीद 1-2 दिन में क्लैरिटी आएगी, उसके बाद मज़ीद कमेंट कर सकते हैं। के जो पीटीआई की जो दो बजट है ना, उससे ये बेहतर बजट देखें। वैसे ही पिकअप कर लिया है ना, वैसे पिकअप हो गया तो इंशाल्लाह ताला टेक ऑफ स्टेज है। अगर ये पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे और मजीद इसके अंदर जो हमारे मुतालबात हैं उनको पूरे करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आगे रोड टू सक्सेस है इंशाल्लाह। देखें, रिलीफ जो है, जहाँ तक आपने कहा कि दो किस्म के रिलीफ होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म रिलीफ, एक होता है इमीडिएट रिलीफ। जो है तो तनख्वाहों में बढ़ाने की जो बात की, तनख्वाहें बढ़ाने की जो बात की गई है उसके हवाले से कुछ रिलीफ, बेसिक सैलरी की जो बात हो गई है उसमें कुछ रिलीफ नज़र आ रहा है। नए टैक्सेस नहीं लगाए जा रहे इस तबके के ऊपर, जो है जो एम्प्लॉयड तबका है। तो ये भी कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हैं, बट डेफिनेटली इन्फ्लेशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ ये एक ऐसा हदफ है जो गवर्नमेंट को बाहर सूरत हासिल करना पड़ेगा। ये जो अभी बजट हमने सुना है इसमें तो बहरहाल ये लग रहा है कि इनकी नीयत अच्छी है और ये लोग हमारे मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो हमारी इनसे रिक्वेस्ट थी रिगार्डिंग टर्नओवर टैक्स के, सेल टैक्स के 8B के तहत, वो बज़ाहिर हमें लगा है कि वो उन्होंने हमारी मुतालबात पूरे नहीं किए। लेकिन जब तक फाइनेंस बिल हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें आइडिया नहीं होता। लेकिन इनकी जो तरजीहात हैं और जो इन्होंने बताया तो उम्मीद की जा सकती है कि इंशाअल्लाह ताला ये बजट हमारे लिए बेहतर होगा और हमारे मुल्क को हम आगे लेके चलेंगे। प्रोग्रेसिव बजट है। पिछले 2 साल जो पीटीआई की गवर्नमेंट के बजट्स आए हैं उससे एक बेहतर डायरेक्शन के अंदर बजट नज़र आ रहा है। ये बजट जो है छोटे ताजरों का बजट नहीं है, ये अमीरों का बजट है। फिर मैं ये सवाल करता हूँ कि आपने सारा बोझ सनतकारों और ताजरों पे क्यों डाला हुआ है? मुल्क के जो वडेरे हैं, जागीरदार हैं, उनकी आमदनियों पे टैक्स क्यों नहीं आयद किया जाता? इस दफ़ा का जो बजट है ये इन्होंने कोई एहसान नहीं किया है या इनकी कोई ख़ास कारकर्दगी की वजह से ये बजट नहीं आ रहा। ये मजबूरी का बजट है कि अगर अब ये अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे और वो रुकावटें या वो हम तकालीफ जो थी या वो ड्यूटीज़ थी या टैक्सेस थी या जो इनकी सोच थी वो इन्होंने बदलने की कोशिश की है। तो कहते हैं ना कि अगर ये बदलेंगे नहीं तो ये जो हम जितनी भी ग्रोथ देख रहे हैं वगैरह, इसमें हुकूमत का इतना कोई हिस्सा नहीं था जितना प्राइवेट सेक्टर का था। पूरा फाइनेंस बिल पढ़ेंगे क्या प्रॉब्लम क्या होता है कि बात तो अच्छी करते हुए जो गुगली अंदर से मारते हैं ना, वो फिर आके लंबी तकलीफ होती है, फिर इस्लामाबाद के चक्कर लगते हैं। आप अपनी सोच अगर बदलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये सोच नहीं बदलते हैं। कराची के जो ताजिर थे ना, इन्हें मिला जुला रद्द-ए-अमल था। किसी ने कहा कि जी अच्छा है, कुछ अच्छी बातें हुई हैं, लेकिन बेशतर ने कहा कि कराची का ये है ना कि जिनके कराची बहुत बड़ा शहर है, उसमें बहुत से मफादात हैं जी। मफादात का मतलब है कि एक बहुत से सेक्टर हैं, किसी सेक्टर को फ़ायदा हो रहा होगा वो उसने तारीफ़ कर दी होगी, किसी सेक्टर में जो फ़ायदा नहीं हो रहा होगा उसने बुराई की होगी। तो ये बात यूँ है। तो उसमें उसमें ये नज़र नहीं आता है कि वो सारे आप सारे ताजिर, क्योंकि एक तरह तो करते नहीं हैं, बहुत से डिपार्टमेंट हैं, बहुत से उनके सेक्टर्स हैं। तो उस हवाले से वो जो बातें कर रहे हैं वो अपने जो है अपने एंगल से कर रहे हैं जो कि उनके मफादात में है। जी जी मिर्ज़ा साहब, आप वहीद खालिक रामे साहब अस्सलाम वालेकुम। लाइन पर मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में। आप चेयरमैन हैं पावर लूम्स एसोसिएशन के, ऑनर्स एसोसिएशन के। फरमाएं कि आपका जो टेक्सटाइल सेक्टर में पावर लूम्स का अहम रोल है और हमारी इत्तलात के मुताबिक आपके पास बहुत ज़्यादा काम है, आप 24 घंटे काम कर रहे हैं, दुरुस्त बात है ये?
जी, इसमें तो कोई ऐसी दो राय नहीं है कि काम है 24 घंटे कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त अगर हम बजट के तनाजुर में बात करें तो बजट के साथ हमें बहुत सारी उम्मीदें थी कि हमारा बजट जो है वो बेहतर हो जाएगा। उसमें कुछ इंसेंटिव्स गवर्नमेंट देगी, जिस तरह गवर्नमेंट जो है वो जो आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको इंसेंटिव्स दे रही है, एक्सपोर्ट को इंसेंटिव्स दे रही है। अब आगे का जो लुक फॉरवर्ड हम लोग कर रहे थे वो ये था कि आपकी जो एसएमईज इंडस्ट्री है, आपकी जो स्मॉल इंडस्ट्री है जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, जो लेबर इंटेंसिव होती है, अब वक्त था कि उसको भी हुकूमत जो है कुछ इंसेंटिव देती, कुछ उसको रिलीफ करती है तमाम, ताकि ये भी कौम की जो क़ुव्वत है उस पर भी पूरा उतरती है और जो आपकी मईशत की और आपकी इकोनॉमी की ज़रूरत है उसको बेहतर तरीके से केटर करती। लेकिन ये बात कुछ इस अभी भी बजट के अंदर आगे वैसे तिश्ना ही रह गए हम लोग। दूसरा सब हमारा सबसे बड़ा जो मुतालबा था गवर्नमेंट के साथ वो था कि हमारी बिजली जो है उसकी कीमत है 24.5 रुपये पर यूनिट, जो कि बहुत ज़्यादा है और पूरे पाकिस्तान में इंडस्ट्री की महंगी तरीन बिजली हम लोग खरीद रहे हैं। उसकी एक ही वजह थी कि हमारी इंडस्ट्री को जो बिजली मिल रही है उसकी प्राइसेस में जो पूरे पाकिस्तान से लाइन लॉसेज हो रहे हैं और जो पूरे पाकिस्तान से बिजली की थेफ्ट हो रही है वो भी हमारे खाते में डाल के QTA नामी सरचार्ज है उसके जरिए और एक FC सरचार्ज है, एक TR सरचार्ज है, इनके साथ हमारी बिजली की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया था। वो आपका मुतालबा पूरा नहीं किया इन्होंने? जी, मैंने कहा जो बिजली की जो कमी का मुतालबा था, बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा जो था वो हुकूमत पाकिस्तान ने बजट में पूरा नहीं किया। जी, वो इन्होंने पूरा नहीं किया। हमारी कोशिश थी कि इसमें ये पूरा करते इसको, ताकि जो आपकी इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म कर रही है, हमारी इंडस्ट्री बेहतरी की तरफ जा रही है, ये इसको सस्टेन कर सकते, ये खुशहाली जो है इसको कैरी फॉरवर्ड हम कर सकते। क्योंकि अभी हमें एक प्रॉब्लम था कि कपास की जो हमारी पाकिस्तान की प्रोडक्शन थी वो 15 लाख बेल से 1,50,00,000 हमारी बेल्स थी और वो कम होते होते 55 लाख बेल्स रह गई। अच्छा, तो अब ये बताइए, तो इसका मतलब ये है कि आपका टेक्सटाइल ग्रोथ जो है जो हम कह रहे थे कि बढ़ रहा है वो तो फिर घट रहा है ना फिर तो? हाँ जी, उसका हम बड़ी मुश्किल से मुकाबला कर रहे हैं उसका, और अगर इसको बिजली की कीमतों को ये कम कर देते तो फिर इससे हमारी इंडस्ट्री को एक नई तवानाई मिल जाती, एक नया सांस मिल जाता। आप कितनी कमी चाहते थे? आपने कितना मुतालबा किया था? हमने कॉमर्स मिनिस्टर साहब को मुतालबा किया था, हमने जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब है इनको मुतालबा किया था, हमारे जो फाइनेंस के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है फैजुल्लाह कमोका साहब, उनको ये हमने अपने मुतालबात की फहरिस्त पेश की थी। और FVR के मेंबर इनलैंड रेवेन्यू के डॉक्टर इशफाक अहमद साहब फैसलाबाद चैम्बर तशरीफ लाए थे, उसके जरिए हमने ये सारी चीज़ें जो है सामने वाला था वक्त से पहले पिछाई थी कि आप इसको इंडस्ट्री को जो है वो देखें और इसके लिए थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जाएं। नहीं तो कितना आपने कितना मुतालबा कम किया था? कितना मांगा था आपने? हमने कहा था ये 24.5 रुपए की बजाय ये तकरीबन आप 16-17 रुपए तक। अच्छा, ये आप 8 रुपए कम कराना चाहते थे? अच्छा जी, आपका बहुत शुक्रिया। हम क्या चाहते हैं कि आपका मुतालबा पूरा किया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वहीद खालिक रामे साहब, आपका आपने वक्त दिया जी। जी, अब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो कोशिश करेंगे लाहौर से ले लें और फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात की इन्होंने, वहाँ से भी ले लेंगे। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साहब, स्मॉल इंडस्ट्री की बात हो रही थी, महबूब आजम साहब हैं, ऑल पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन। जी महबूब आजम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप फरमाएं कि क्या आप इस पर तबसरा करेंगे? स्मॉल इंडस्ट्री के जो मालकान हैं वफाकी बजट से वो खुश हैं, मुतमईन हैं, उनको कोई रिलीफ मिला है या नहीं? फरमाइए। देखिए, बात यह है कि छोटे ताजरों को तो इसके अंदर कोई रिलीफ नहीं मिला। टैक्स, बिजली के बिल और दूसरे टैक्सों में कोरोना की वजह से कोई छूट मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली।
मोबाइल फोन की 3 मिनट की कॉल गरीब आदमी करता है और 1 रुपया 3 मिनट के बाद वो कर लेगा। अगर एक प्लम्बर कोई बात कर रहा है और 3 मिनट गुजर जाते हैं तो उसको फिर 1 रुपया देना पड़ेगा। गाड़ी की कीमत कम कर दी गई, जरूरियात जिंदगी में टैक्स लगा दिया गया। अच्छा, आपने कहा जो डिमांड थी कि आपको लोन दिया जाए वो भी नहीं पूरी हुई। नहीं, लोन भी बताओ, अभी तो ये खाली कागज के ऊपर है, समझे ना। इसके ऊपर मतलब कब अमल दरामद होता है नहीं होता, समझे ना। ये तो एक मतलब अभी वो है। और ये बिल्कुल जो है IMF का बनाया हुआ बजट है, IMF का बनाया हुआ बजट है। लोगों को खाने को आटा नहीं है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपकी अब डिमांड क्या है, कि आप वो डिमांड बयान करें ना कि आप क्या चाहते हैं, कि आपको क्या मिलना चाहिए। डिमांड ये है कि हमें जो है कोरोना की वजह से रिलीफ दिया जाए, सबसे पहले टैक्सेस में कमी की जाए और वन विंडो ऑपरेशन के तहत हमसे टैक्स लिया जाए। ठीक हो गया जी। महबूब आज़म साहब, आपका शुक्रिया। आपके मुतालबात, आपके पॉइंट ऑफ व्यू आ गया और हमने इनका मुतालबा आपको रिपीट करा दिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। जी, एक बार फिर चलेंगे। कराची डिवीज़न ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर हैं महमूद हामिद साहब, उनकी तरफ उनके भी कुछ मुतालबात इसी किस्म के हैं। अच्छा मेरे साहब, इसमें कॉमन रहा, देखिए फैसलाबाद वाले ने भी ये कहा 24.5 रुपये यूनिट बिजली। यार बहुत महंगा है यार, 24.5 रुपये कैसे चलेगा? कैसे वो कोई सनत चलाएगा? छोटी सनत कैसे चलाएगा? कैसे काम करेगा? मुझे तो समझ में नहीं आता कि 24.5 रुपये दे उससे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लोग हमारे पास मुतादिद मरतबा कह चुके हैं कि हम 6.5 रुपये, 5.5 रुपये, 9 रुपये एवरेज जब वो महंगा होती है, जब वो नया शुरू करते हैं तो उस वक्त वो बिजली महंगी करते हैं। इस वक्त शायद 12 रुपये दे रहे हैं वो, इस लिहाज से कि जो 1100 मेगावाट है उसका बहुत ज़्यादा बड़ा 12 रुपये पे वो दे रहे हैं और उस पर डिस्ट्रीब्यूशन के चार्जेस भी लगा लें, लागत लगा लें, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है जी। तो उसके बाद ये है कि अब ये जो आप फरमाएं, ये महमूद हामिद साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। ये महमूद हामिद साहब फरमाएं कि आपका महबूब आज़म साहब से बात हुई है, लेकिन आप फरमाएं कि आपका क्या तासुर है कि आप कराची में आपको क्या महसूस हो रहा है कि आपको कोई रिलीफ मिला है या नहीं? नहीं जनाब, कोई रिलीफ नहीं मिला है, सिर्फ ज़बानी ऐलानात हैं। और आप ये देखें कि इस कोरोना की वजह से 40% जो ताजिर है वो मार्केट से बाहर हो गया है। वो यूटिलिटी बिल नहीं दे पा रहा है, वो किराया नहीं दे पा रहा है, वो अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दे पा रहा है। तो आपने ऐलानात तो सिर्फ सुने कि हमने पहले भी SMEs को इमदाद की है, लेकिन कराची के अंदर या सिंध के अंदर कोई एक आदमी दिखाएं मार्केटों का या कॉटेज इंडस्ट्री का जिसको इमदाद मिली हो, या अभी कोई इमदाद का इन्होंने कोई फार्मूला तय किया हो। डांडी का इलाका है, कोरंगी का इलाका है, न्यू कराची का इलाका है, लियाकताबाद का इलाका है, ये यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्रीज है। यहाँ के जो लोग हैं वो इस वक्त मार्केटों को छोड़ के घरों पे बैठे हुए हैं, या कोई चिंची चला रहा है या कोई और काम कर रहा है। वो अपने कारोबार को छोड़ चुके हैं, इसलिए कि वो फेस ही नहीं कर पा रहे हैं। लोगों ने उधार देने अपने। तो हम तो समझ रहे थे कि इस बजट के अंदर कोई ऐसी चीज़ आएगी कि वो अपनी इस साख को बहाल कर सकेगा, इस कर्जे से निकलेगा, इन बोझों से निकलेगा। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और ये सिर्फ ज़बानी ऐलानात पहले भी हुए हैं, और अभी हमारा मुतालबा ये है कि भाई अगर आपने मईशत को मजबूत करना है तो आप छोटे ताजिर को मजबूत करें, उसको सहारा दें, उसको अपने पाँव पर खड़ा करें, उसके लिए कोई मंसूबा लाएं। वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर ख़जाना साहब खुशखबरी दे रहे हैं कि हमने गाड़ियाँ सस्ती कर दी हैं। तो उन्होंने गाड़ियाँ तो सस्ती कर दी हैं, लोगों के पास आटा लेने के पैसे नहीं हैं। पहले तो आटा खरीदने के लिए काबिल बनाइए, फिर गाड़ियाँ खरीदेंगे। हाँ, गाड़ियाँ तो बहुत दूर की बात है जी। कि आप इस बहरान से जो कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से आया है, उससे निकालने के लिए हमारी मदद करें, दादरसी करें, कॉटेज इंडस्ट्री को सहारा दें। कॉटेज इंडस्ट्री को आप सहारा देंगे तो मुल्क की मईशत बेहतर होगी। महमूद हामिद साहब, आपका शुक्रिया जी। इन सब की तजावीज़ आ गई हैं और सबका मुतालबा ये है कि टैक्सेस में कमी करें, बिजली का बिल कम करें। सबसे बड़ा तो ये है कि बिजली का है वो जो है वो बेचारे कह रहे हैं कि वो लोगों के पास तो पैसे नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे? उनको लोन दें। असल में शौकत तरीन साहब कह रहे थे कि हम चाह रहे हैं कि लोग जो मोटरसाइकिल पर हैं वो कार खरीद लें, इसलिए हमने उस पर ड्यूटी कम की है। भाई तो सवाल ये है कि मोटरसाइकिल और वो कह रहे हैं खाना ही नहीं मिलेगा तो आटा खरीदने, वो ये तो बुनियादी बात तो आटा की है ना, आटा की है, पानी की है, बिजली, पानी, बिजली, आटा, अब चावल,
चाय की पत्ती जो लोग पीते हैं, दूध, कुकिंग ऑयल, ये चीज़ें हैं जो कि जो इंसान की, इस पे तो आप वो, चूँकि ये चीज़ें शौकत तरीन नहीं खरीदते हैं, जाके वज़ीर आज़म नहीं खरीदते हैं, सदर नहीं खरीदते हैं, जो जिस मन से बैठा नहीं खरीदता है, उसको पता ही कुछ नहीं है। अब ये है कि बेसिकली गरीब का चूल्हा जो है अभी तक बुझा हुआ है, बस ये बात सही है। बिल्कुल ठीक है। इब्तिदा में हमने कराची के ताजरों के कुछ तासुरात सुनाए थे अपने नाज़रीन को। ताजरों के लाहौर सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मियां तारिक मिसबा साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। जी तारिक मिसबा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जनाब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ये वक्त निकाला, और जो आपका हम चाहते हैं कि आपका जो, क्योंकि लाहौर जो है कराची के बाद में सबसे बड़ा ताजरों का शहर है, और यहाँ पर बड़ा चैम्बर है बहुत बड़ा। ताजरों को मुल्क की तरक्की में सबसे अहम रोल है, हम समझते ये हैं। और इस साल के वफाकी बजट में लाहौर के जो ताजिर हैं, क्या वो मुतमईन हैं? बजट अभी फिलहाल जो हमने टीवी पे देखा और डिस्कशन हुई, जो पेपर्स बने हैं, आपको पता है जब फाइनेंस बिल की कॉपी हाथ में आएगी चीजें तो सब सामने नजर आएंगी क्लियर। लेकिन फिलहाल जो बजट है तो बिजनेस फ्रेंडली बजट है काफी। इसमें इंडस्ट्री के लिए तो बहुत चीजें रखी हैं, और आप देखिए छोटे ताजर और किसान और एसएमईज के लिए भी इन्होंने पैकेजेस दिए हैं। लेकिन इस बजट में जो सबसे एक चीज है जो जरा देखने के लायक, वो है जो टैक्स टारगेट को इंक्रीज किया है इन्होंने 1200 अरब से, और टैक्सेस रिड्यूस भी किए हैं, सेल टैक्स और 12 अरब से इंक्रीज भी कर दिया है। उस पर जरा नजरसानी करने की जरूरत है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ ना कि सारे जो लोग शोर मचा रहे हैं, अभी हमने बात की आपके फैसलाबाद के से, वो कह रहा महंगी बिजली जो है हमें 24 रुपये पर यूनिट मिल रही है, तो कैसे चलाएगा काम भाई? जी लेकिन देखिए ना, बिजली और फ्री गैस का तो इस बजट में भी था कि इन्होंने इंक्रीज करनी है, लेकिन इन्होंने इस बजट में तो इंक्रीज नहीं की। लेकिन अब देखिए आगे मिनी बजट भी तो आने हैं। हाँ मिनी बजट तो बहुत आते हैं। हाँ तो मिनी बजट में देखेंगे अब ये 2 महीने बाद अब इन्होंने इंक्रीज कर दी तो बिजनेस में तो अभी भी अगर आपको कितने में बिजली मिल रही फ्री यूनिट? इमरान खान साहब की पार्टी का स्लोगन था कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे लेके आएंगे और फ्रेंडली माहौल पैदा करेंगे। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको बिजली कितने में यूनिट फ्री यूनिट में पड़ रही है? 22 रुपए। 22 रुपए है तो 22 रुपए में कैसे गुजारा करेंगे आप बताइए ना? 22 रुपए का तो मुश्किल काम है ना। नहीं वो तो मैं ठीक कह रहा हूँ भाई, लेकिन अब जो इन्होंने बोला है कि हम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो लगाएंगे, अगर वो बनती हैं, और जो आईटी के लिए जोन जो बना रहे हैं, और खास तौर पे ये जो इनका जो प्लान है यूनिफॉर्म एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम का, इसके अंदर जाके जो इंडस्ट्री लगेगी उसको तो फिर मराहत मिलेंगी आगे जाके। तो आप समझते हैं कि ये फिर जो हुकूमत ने इकदाम किए हैं, इससे आपकी जो एकदम बिजनेस फ्रेंडली बजट बनाने की कोशिश की है बिल्कुल, तो आप समझते हैं कि ये बिजनेसमैन जो है इससे मुस्तफीद हो सकेगा, हमारी पैदावारी लागत बढ़ सकेगी, हम तरक्की कर सकेंगे? ये जो मैंने इनसे सवाल किया कि जो 1200 अरब आपने कहा टैक्स कलेक्शन ज्यादा करेंगे, और आपने एग्जिस्टिंग बिजनेस पे टैक्स का बोझ नहीं डाला, तो उन्होंने इसका जवाब यही दिया है कि हमारा कारण बिजनेस आगे फरोग करेगा, इंडस्ट्री ग्रो करेगी, और नई इंडस्ट्री भी लगनी है, और 3 लाख नया टैक्स पेयर भी आ रहे हैं अंदर। ठीक है, तो फिर आप समझते हैं ये है कि फिर ओवरऑल अभी तो हम शुरू की बातें कर रहे हैं ना। अभी जब फाइनेंस बिल हाथ में आएगा फाइनल, और उसके बाद जब 2 महीने बाद मिनी बजट आएगा, चीजें तो तब सामने आएंगी क्लियर। तो तारिक साहब ये आप बताइए ना कि आपको फिर क्या खतरा लग रहा है कि ये कोई गड़बड़ करेंगे, फिर बढ़ा देंगे, आपको धोखा दे रहे हैं? सर गड़बड़ का तो मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर ये बजट ये है यकीनी, अगर पिछले 2 बजट देखे इनके, उनसे बिल्कुल ऑपोजिट और डिफरेंट बजट है। अगर ये बजट इस तरह चल रहा है, ये जो बजट में इन्होंने बोला है, इसका ये 70-80% भी करते चीजें, बिकॉज जो हमने इनको तजावीज दी कराची चैम्बर, लाहौर चैम्बर, फैसला चैम्बर, शाहकोट चैम्बर ने हमने मिलकर, उनमें से 70-80% बातें इन्होंने हमारी मान ली है। मान ली है हमारी चीजें इसमें डाली है उन्होंने। बड़ी अच्छी बात है भाई, फिर तो आप तो खुश होने चाहिए। लेकिन सर अभी तो मानी है ना सर, एक होता है मानना, एक होता है इम्प्लीमेंट करना। तो गॉड ब्लेस यू। अगर आप, ये तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम शौकत तरीन में ये खूबी तो है कि आपकी बात तो मान ली है ना, वक्ती तौर पर चाहे मानी है। तो सर वो तो तरीन साहब तौबा है ना, मैं तो बात कर रहा हूँ पिछले फाइनेंस मिनिस्टर हमारे साथ हमारी मीटिंग हुई, कॉमर्स मिनिस्टर साहब को बड़ा थैंक यू, उन्होंने हमारी
है ना। चलिए खैर, लेट अस सी, यार जिंदा सोबत बाकी। अब देखेंगे जब अगर बढ़ी तो फिर शो मचाएंगे, आप भी मचाएंगे, हम भी मचाएंगे आपके साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया जी। जी। अच्छा, वज़ीर आज़म बड़े रिलैक्स हैं, वो छुट्टियां गुजार रहे हैं भाई वज़ीर आज़म की बात नहीं करें, वजह ये है उसका ये वैसे काम भी नहीं है। हाँ, नहीं, छुट्टियाँ गुजारे, खूब गुजारें, ऐश करें, इसलिए कि उसका ये काम है नहीं। तो जिनका काम है वो कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। उसने ये आपने टीम बना दी है, वो अपना काम कर रहे हैं। फास्ट बॉलर फास्ट बॉलिंग कर रहा है, जो स्पेस बॉलर है स्पेस बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग करने वाला बैटिंग कर रहा है। वो फ्री है। बुज़दार साहब को कहाँ फिट करेंगे? बुज़दार कहीं भी फिट नहीं होता है। चले, वो ठीक है, ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद आएंगे तो कराची के कुछ मसाइल हैं, उस पर बात करेंगे। बात कर लेंगे जी। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साहब, ये कराची के मामला जो है ना बहुत ख़राब हो रहे हैं। देखिए, वो डॉक्टर साहब ये है कि कराची पर ऐसा लगता है कि जैसे ऑक्युपाइड फोर्सेस ने कब्जा कर लिया जी। ये फोर्सेस हमारी नहीं हैं जी। और जिस तासुब का इजहार कर रहा है उससे ऐसा लगता है कि बहरिया टाउन का जो वाक़या है वो तो इसकी एक मतलब है कि मैंने जैसे रेसल कहा जाए या टेलर कहा जाए। अब आप में गुलशन इकबाल है, मलीर है, गुलिस्तान जौहर में ख़तरात पैदा हो गए हैं, लोग बाग ये ख़तरे का महसूस कर रहे हैं। एक ज़माने में सलाहुद्दीन मरूम साहब जो तकबीर का रसाला निकालते थे, मुझे कहा करते थे कि एक JSN का एक था उनके साथ कैद में जेल में, वो कहता था कराची की कोई हैसियत नहीं है, हम 200 आदमी जाएंगे कराची को फ़तह कर लेंगे। फिर उसके बाद में MQM आई तो फिर मैंने पूछा था कि भाई अब कर लोगे, तो उसने कहा नहीं अब तो नहीं कर सकते हम। लेकिन फिर जो है जब आपने जो है उर्दू स्पीकिंग को, ज़ाहिर है कि उर्दू स्पीकिंग गलती थी कि उसमें गलती की और ऐसे आदमी को लीडर बना दिया जो कि राग के साथ में जुड़ा हुआ था। तो उसके बाद में फिर इनको जो दबाया गया वो गैर ज़रूरी तौर पर दबाया गया। जहाँ इनको दबाया गया था MQM को, वहाँ पर आपको दूसरा तरीका बनाना चाहिए था। फिर उन्होंने फिर एक हल निकाला कि भाई PSP को बना दें। तो PSP, देखिए, बुनियादी तौर पर जो भी आदमी खारजी होता है, किसी पार्टी से निकला हुआ होता है, वो लीड नहीं कर सकता है। ये एक फ़लसफ़ा है, इसको आपको मानना पड़ेगा। PSP ने काफ़ी काम किया है कि उसने अपने आप को कहा कि साहब हम उर्दू स्पीकिंग के अलावा दूसरे लोगों पे काम करते हैं। लेकिन आप एक हकीकत को कैसे मना करेंगे? हकीकत को किसी के वजूद से आप इनकार करेंगे तो वो आपके वजूद से इनकार कर देगा। वो कहेगा साहब आप अगर हमें नहीं मानते तो हम आपको नहीं मानते हैं। वो अगर कोई आदमी कहेगा कि आप ज़बरदस्ती के, अब कोई सिंधी कहेगा तो वो कहेंगे नहीं साहब हम तो उर्दू स्पीकिंग हैं, इसमें क्या बात है। तो जो सिंधी स्पीकिंग है वो सिंधी स्पीकिंग है, इसमें दो राय तो नहीं है ना। तो आप ये बात जो गलत तरीका है कि आप उर्दू स्पीकिंग का एक वजूद है, वो आप उसको तस्लीम करें, उनके हकूक़ को तस्लीम करें, उनकी आवाज़ को तस्लीम करें। और आपने जो है ज़बरदस्ती PTI को वोट दिला दिए। अब फैसल वाडा कोई जीत सकता था आप यहाँ से, आमिर लियाकत यहाँ से जीत सकता था, या शमीम नकवी जीत सकता था यहाँ से। ये लोग कोई इनको जानता नहीं था, आपने जिता दिया उनको। बादशाह लोग हैं आप लोग। ये कोई तरीका है आपका कि एक इतनी बड़ी आबादी की आवाज़ को आपने दबा दिया आपने। कोई आपको काम करे तो सलीके का करे ना, तो जिससे कि आपका जो उनकी आवाज़ हो। कोई भाई उनके पास जहाँ अल्ताफ़ हुसैन था वहाँ और भी तो लोग मौजूद थे ना जो कि उर्दू स्पीकिंग थे, जिन्होंने ज़िंदगी भर त्याग दी अपने पाकिस्तान की मोहब्बत के अंदर। और आप जब ये जो आपने जो 22 अगस्त 2016 का जो वाक़या हुआ, तो आप दबा सकते थे उसको। अगर उर्दू स्पीकिंग जो है अगर वो ना चाहते, पूरे के पूरे उर्दू स्पीकर ने आपका साथ दिया खुलकर, और आपने उसका ये सलाह दिया कि उनको एक कोने पर लगा दिया, और अब आप पर JSN पे हमलावर हो गया। आपको समझ ही नहीं आती है कि किसी का हक़ है वो आप दे देंगे दूसरे को, तो आप कैसे वो अपने काम चलेगा। तो ये नहीं होता है भाई। आपको ये बात समझनी चाहिए कि ये उर्दू स्पीकिंग एक हकीकत है, उनके वजूद को आप तस्लीम करें। और ये बात भी गलत है कि किसी को देने से
कि साहब अगर उनको देंगे तो वो मजबूत होंगे। कैसे मजबूत होंगे भाई? हम एक वजूद रखते हैं, उस वजूद को आप तस्लीम करें। फिर इसके अलावा ठीक है दूसरे लोग भी हैं यहाँ पर पश्तो, जैसे हमने कल कहा कि कराची एक मिनी पाकिस्तान है, इसमें सब लोग रहते हैं। अब आपने तो ये सारा उनके हवाले कर दिया है, जो कि सिंधी स्पीकिंग है, वो सारे पूरा कराची उनके हवाले कर दिया। डिप्टी कमिश्नर देख लो उनका, एसी देख लो उनका, वो पैसे बना रहा है, वो रिश्वत दिखा रहे हैं। आप देख लें टीवी पर, हम दिखा देते हैं आपको क्लिपें, कोई बात है। और एक झूठे मुकदमे बना रहे हैं। एसपी साहबा हैं, एक एसपी साहब हैं, एक साहब उनके जो देहातों का जो वडेरा शाही जो निज़ाम था वहीं लागू कर दिया। आप किसी के ख़िलाफ़ हो गए, उसके खिलाफ मुकदमा बना दिया, उसके झूठे मुकदमा। किसी को आपने बनाना था, जो काम गलत काम एक कर रहा है, फराद एक आदमी जो है वो बेच रहा है, क्या नाम है, सट्टा खेल रहा है, आपने उसके खिलाफ चरस रख दी। ये कोई तरीका है आपका? कोई इंसाफ करो, कोई हया करो, कोई शर्म करो। और फिर ये समझते हो कि तुम बच जाओगे, नहीं बच सकोगे तुम। ये देखो निज़ाम तो ऐसा है, अल्लाह का निज़ाम भी है, और अल्लाह ताला जब तक कि आपको मौत नहीं देगा उस वक्त, जब तक इसकी सज़ा ना दे दे जो आपने गलत कार्य की हैं। तो ये बात आपको समझनी चाहिए सबको, जो लोग भी अपने आप को जो बने फिरते, मुराद अली शाह बना फिरता है। इसके बाद और फिर जो अभी जो सबसे बड़ा नासिर शाह जो बातें कर रहा है, तो अभी तो तुम जो अभी नैब के से बचोगे तो फिर जानेंगे ना तुम्हें। उन्हें सारे खोड़ो जो हरकतें कर रहा है। और जो एक पटेल है, जो कादर पटेल है, जो एक MNA बना फिरता है, वो उसको भी अब देखना कि वो कैसे आता है कि उसमें। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम बातें आपको कहना चाहते हैं, लेकिन हमने इसलिए छोड़ दिया था कि जब भी कभी कौमें अपने दानिश्वरों को, जो बरादरियाँ अपने दानिश्वरों को इसको रद्द करती हैं, फिर वो ऐसे हालात से गुजरती हैं कि जो ना उनका कोई देखने वाला होता है, ना सुनने वाला होता है। तो अब सवाल ये है कि जो फ़लसफ़ेकार था, हमने तो उस वक्त ये बताया था ना कि जब JSN की मूवमेंट खड़ी की थी, तो उस वक्त पहला काम तो हमने ये किया था कि महाजिर पंजाबी पठान महाज बनाया था। फिर आप जब आपने जब महाजिरिज़म शुरू किया और आपने लदगी बंद की, तो आपके ख़िलाफ़ भी हम खड़े हुए। तो हमने तो कोई पाकिस्तान, हम तो पक्के पाकिस्तानी हैं, हमें तो कोई बात नहीं कर सकता ना इस बात पे। अब रहा इस बात पर कि भाई अब ज़ाहिर है कि एक सिंधी का वजूद है, सिंध में हम रहते हैं, तो ज़ाहिर है कि हम हैं सिंधी। और लेकिन सिंधी में हम उर्दू स्पीकिंग सिंधी हैं, इसमें क्या बात हो गई? सिंध के सिंधी। तो सवाल ये है कि आपने जो तरीका इख्तियार किया है, और जो कराची सिंध के लोगों ने किया है कि साहब यहाँ पर हर DC को ला के बैठा दिया है सनफ़ दसाइल को, ये नहीं चलेगा बाबा। अभी इसको आपको ख़त्म कर दें, और जितनी जल्दी आपको अगर होश की नाखून आ जाए, वरना हुकूमत ही गिर जाएगी आपकी, साईं मुराद अली शाह साहब की। एक भी आदमी यहाँ पर नज़र नहीं आएगा आपको, यानी जो शाह साहब बना फिरते हैं, नासिर शाह बना फिरता है, नसार खोड़ो बना फिरता है, ये कोई नज़र नहीं आएगा। फिर अभी चलें, अभी जो बात करनी है, अब दूसरी बात ये भी है कि जो दूसरे जो उर्दू स्पीकिंग हैं, पख्तून हैं और पंजाबी हैं, और जो दूसरे लोग बलोची हैं, सब भाई आपस में मिलकर रहें। जैसे मैंने कहा, ये मिनी पाकिस्तान है, मिनी पाकिस्तान के तौर पर इसे रहने दें। अपना नज़रिया थोपने की कोशिश करेंगे तो फिर नहीं करें ना। आपके पास वो ना आप में वो साह है, ना आप में वो हिम्मत है। बिल्कुल। आपने अगर ये समझ लिया कि ये 4 पुलिस वाले अगर आपके लग गए तो ये सब कुछ हो जाएगा। ये कराची का शहर है, ये किसी को बर्दाश्त नहीं करता। ये हुकूमतें बदल देता था, तो आपकी हुकूमत जाते हुए कितनी देर लगेगी? चंद मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा का वक्त आपके पास वक्त नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का, लेकिन आखिर में एक बात कह रहे हैं कि ये जो कोरोना का मसला तो है ही, लेकिन डेंगू का मसला भी सर उठा रहा है भाई। जाहिर है कि कराची के जिस तरह नहीं, कराची को तो यानी सोतीले माँ भी ऐसा सलूक नहीं करती जो ये लोग इस वक्त पीपल पार्टी के लोग कर रहे हैं। उन्होंने पैसा कमाने का जरिया नहीं, और JSN का सारे आदमी जो लगा दिए, JSN के लगा दिए इन्होंने। अब इस पर जो है इदारों को, मरकज़ को सोचना चाहिए कि क्या करना पड़ेगा इनके साथ। बिल्कुल ठीक है। इनको हुकूमत को ढा दो, ख़त्म करो यार, इनको जान बख्शो इनसे। तो खैर वो बात हो रही थी कि वो डेंगू की तरफ भी ज़रा तवज्जो दें, डेंगू की तरफ दें। डेंगू भाई इसलिए ये नहीं देंगे बाबा, ये नहीं देंगे। ये इनको माल बनाने से फुर्सत तो देंगे ना जी। ये एक बड़ा मसला है। हाँ। वक्त ख़त्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।